दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रिलायंस जियो के जो एजीएम में आकाश अंबानी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि उनका जो जियो एयर फाइबर है उनका जो स्पीड है वो बढ़ के 5 Gbps पर सेकेंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो स्पीड आपको मिल रहा है अपने एयर फाइबर में वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ब्रॉडबैंड का। ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया था अपने एजीएम में। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद में कई सारे मेरे दर्शकों ने मुझे कहा कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि कैसे जो है वायरलेस स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करके जियो अपने एयर फाइबर की स्पीड जो है 5 Gbps पर सेकेंड तक कर सकता है। मतलब क्या प्रक्रिया है इसमें वो इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये स्पीड बढ़ जाएगा। तो पहले मैंने इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया था कि मैं और इश्यूज में फोकस कर रहा था, पर आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाया था Airtel opposes Jio's 26 GHz band proposal, means Jio's proposal to use 5G band for Wi-Fi services। तो इसके ऊपर मैंने ये मेरा शीर्षक था जो मेरे वीडियो का, तो मैंने इसी पॉइंट के ऊपर फोकस किया था, बट इसको मैंने 5 Gbps में लिंक नहीं किया। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यही समझना कि जियो 5 Gbps पर सेकेंड एयर फाइबर की स्पीड वायरलेस के स्पेक्ट्रम के थ्रू कैसे दे सकता है। तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन का टाइटल, हाउ कैन जियोज एयर फाइबर डिलीवर 5 Gbps पर सेकेंड, मतलब 5 Gigabits पर सेकेंड की स्पीड। तो दोस्तों दो बैंड्स हैं, एक 3.5 GHz बैंड है और एक 26 GHz मिलीमीटर वेव बैंड है। ये दोनों बैंड जो है जियो ने 2022 के स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हासिल किया था। 3.5 GHz बैंड के अंदर में 100 से लेकर 130 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। सर मोस्ट सर्कल्स में 100 मेगाहर्ट्ज है, कुछ सर्कल में 130 मेगाहर्ट्ज है, और 26 GHz बैंड में सारे सर्कल में 1000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। उस मतलब 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। इसलिए 3.5 GHz बैंड में तो शायद नहीं हो पाएगा। ये वो 26 GHz बैंड मिलीमीटर वेव से ये एयर फाइबर का जो ऑफर है जिन्होंने अपने एजीएम में कहा उन्होंने, वो शायद दे देंगे, और कैसे देंगे वो हम समझेंगे आज के अभी इसके वीडियो में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड है वो बता रहा है कि क्यों जो है 3.5 GHz बैंड सफिशिएंट नहीं है ये स्पीड देने के लिए, क्योंकि ये बहुत नैरो है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 100 से लेकर 130 मेगाहर्ट्ज है, और ये शेयर हो रहा है मोबाइल यूजर के साथ में भी, क्योंकि मोबाइल यूजर यही बैंड शेयर कर रहे हैं 5G के लिए। इसमें बहुत सारे ओवरहेड है, रियल लाइट RF लॉसेस है, कंट्रोल ओवरहेड है, तो इससे तो ये स्पीड मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत नैरो है ना। और ये काफी सारा स्पेक्ट्रम जो है मोबाइल यूजर्स भी शेयर कर रहे हैं। तो 26 GHz बैंड में सफिशिएंट बैंडविड्थ अवेलेबल है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये बैंड जो है हाई फ्रीक्वेंसी में होने के कारण में इसकी जो RF की जो प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही बेकार है, शॉर्ट रेंज है, पुअर इंडोर पेनिट्रेशन है, और इसके लिए आउटडोर सीपी की जरूरत पड़ेगी, जो कि 3.5 GHz बैंड के FWA में भी आउटडोर सीपी की जरूरत पड़ती है। तो 26 GHz बैंड में कहानी क्या है, और ये मैंने इस वीडियो में समझाया था कि कहानी है क्या, कैसे जियो ने 26 GHz बैंड एक्वायर किया और इतना सारा स्पेक्ट्रम मिला क्यों, और इस स्पेक्ट्रम को इतना क्यों लिया गया, जबकि उस टाइम में आपको याद हो कि 26 GHz बैंड का कोई यूज केस खास था नहीं, क्योंकि इसके अंदर में जो 5G के जो सीपी है बहुत महंगे थे। तो इसके बावजूद भी जियो ने 26 GHz बैंड 1 GHz स्पेक्ट्रम क्यों लिया? सबसे पहला रीजन ये था कि ये स्पेक्ट्रम सस्ता था। 1 gigahertz only costed them roughly around 7,000 crores। बट 7,000 करोड़ से एक बहुत ही स्मॉल नंबर है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम था जो कि 1 gigahertz है, इसके साथ में जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज है वो 0% अटैच था। जितने भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पहले आए थे उसके अंदर में ये 0 नहीं होता था, ये कोई नंबर होता था। इट कैन बी 2%, 3%, 4%, 5%, और हर स्पेक्ट्रम में हर बैंड का एक नंबर होता है SUC। अब क्योंकि आप रेवेन्यू को बैंड वाइज बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो पूरे रेवेन्यू में ये चार्ज होता है। अब इट विल बी अनफेयर टू चार्ज हर स्पेक्ट्रम का पूरे रेवेन्यू में। मान लेते हैं कि आपने 800 मेगा स्पेक्ट्रम खरीदा, 700 खरीदा, 2.1 खरीदा, सबके अगर परसेंटेज ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं 20%, 30% का रेवेन्यू शेयर हो जाएगा। तो DOT ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, वेटेड एवरेज कर देते हैं, हर स्पेक्ट्रम का बैंड लेंगे
और उसका जो एसयूसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में टोटल स्पेक्ट्रम से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी एसयूसी आएगा ब्लेंडेड एसयूसी उसको हम मान के चलेंगे। क्योंकि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 0% एसयूसी टैग था, उस टाइम में जितने भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुए थे सब में 0% था, तो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड क्योंकि सस्ता था, 0% था, तो उसका जो ब्लेंडेड एसयूसी का जो नंबर है ये काफी नीचे कर देता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है काफी बढ़ जाता है। आप सोचिए 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड सिर्फ 100 है और ये 1000 मेगाहर्ट्ज है, तो इट विल ड्राइव डाउन द एसयूसी नंबर क्वाइट ड्रास्टिकली विच इज द ब्लेंडेड, क्योंकि न्यूमिनेटर के अंदर में ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में ये स्पेक्ट्रम ऐड हो जाएगा, तो एसयूसी का नंबर गिर जाता है। तो इससे क्या हुआ, रेवेन्यू शेयर का बर्डन काफी हद तक गिर गया। इसी कारण से रिलायंस ने 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा। भारती ने भी 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा, उनका भी एसयूसी जो तो पहले करीब 4% था, गिर के जो है करीब 0.75 या 0.6% हो गया। रिलायंस का 0.5% था, 3.5% था, गिर के 0.5% हो गया। इमेजिन, पहले 3.5% ऑफ योर रेवेन्यू शेयर, ओवरऑल रेवेन्यू वाज पेड एज लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, जो गिर के 0.5 हो गया। तो अब मैंने एक आकलन किया था और भारती का एस्टिमेट किया था कि कितना फायदा हुआ, तो मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका निकाला, वो लगभग जो है 50,000 करोड़ का जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मींस फ्यूचर रेवेन्यू में से जो बचत हुआ, क्योंकि आपको कम रेवेन्यू शेयर देना पड़ा, उतना वैल्यू आपने अनलॉक किया। तो नेचुरली लोग ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदेंगे ना, क्योंकि जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदेंगे उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू बर्डन फॉर शेयर फॉल हो जाएगा, तो उन्होंने खरीद लिया उस टाइम में। अब उनको समझ में नहीं आया कि स्पेक्ट्रम का करें तो करें क्या, क्योंकि उस टाइम में ये स्पेक्ट्रम के अंदर में जो 5G डिवाइसेस थे उनका प्राइस बहुत ज्यादा था कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी बैंड। तो जियो ने क्या किया, एक ट्रेड ऑफ करने की सोची, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे पास में बैंडविड्थ की तो कमी नहीं है, ठीक है, अगर वो 3GPP 5G NR टेक्नोलॉजी यूज करते तो उनको जो है शेड्यूलर मिलता, QoS मिलता, मोबिलिटी मिलती, स्लाइसिंग मिलती, हायर EIRP मिलता, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम जो है टेक्नोलॉजी वाला जो कि टेस्टेड, टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, और वो उन्होंने मोबिलिटी के लिए भी, हैंडसेट के लिए भी बनाया था और FWA के लिए बनाया था। जियो ने सोचा एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेक्ट्रम तो बहुत है, हम स्पेक्ट्रम को ट्रेड ऑफ कर देंगे, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम यूज नहीं करेंगे और वाईफाई लाइक टेक्नोलॉजी बनाएंगे, क्योंकि ये लाइसेंस स्पेक्ट्रम में होगा तो इसमें इंटरफेरेंस भी नहीं होगा कन्वेंशनल वाईफाई में, जबकि इसमें कॉस्ट ऑफ CP कम हो जाएगा। वो चैनल जो है आपको 1 गीगाहर्ट्ज पूरा इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा, बट आपको 320 मेगाहर्ट्ज वाईफाई का चैनल इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। आउटडोर CP यूज करेंगे आप, फास्टर रोल आउट हो सकता है और लोअर इक्विपमेंट कॉस्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में वाईफाई करने की सोची, जिससे उनका जो एफिशिएंसी का जो एडवांटेज है वो तो कम हो गया, पर कॉस्ट प्लस बैंडविड्थ के कारण एफिशिएंसी का जो एडवांटेज है वो इतना ज्यादा उनको, मतलब दे कुड somehow circumvent the problem that circumvent the advantage that 5G 3GPP technology brings on the table। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इस तरह का बैंड नजर आता है। जियो का जो है 1 गीगाहर्ट्ज का जो ब्लॉक है वो ऐसा है, उसके अंदर में एक गार्ड बैंड चाहिए होगा उनको, क्योंकि एयरटेल जो है वो शायद 5G टेक्नोलॉजी करे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी जो है वाईफाई उसके एयरटेल, क्योंकि एयरटेल का स्पेक्ट्रम यहाँ पे है 800 मेगाहर्ट्ज, उससे इंटरफेयर ना करे, तो उनको एक गार्ड बैंड रखना पड़ेगा। और 320 मेगाहर्ट्ज के चैनल साइज होते हैं वाईफाई का, तो 320 के 2 चैनल बना सकते हैं वो, और रिमेनिंग 160 मेगाहर्ट्ज का चैनल बच जाएगा, है ना। ये इस्तेमाल नहीं करेंगे और करें भी सकते हैं, अगर वो कैरियर एग्रीगेशन करना चाहते हैं तो पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं तो वो 320 के अलग अलग चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरियर 1 एंड कैरियर 2, है ना। तो दिस इज हाउ दे विल बी एबल टू ड्राइव चैनल्स ऑफ 320 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, अब ये 5 गीगाहर्ट्ज आया कैसे? अब ये दोनों चैनल को मिला के आप 640 मेगाहर्ट्ज ऑफ यूजेबल बैंडविड्थ बना सकते हैं। अब इसको अगर आप करेंगे, इसका अगर आप पूरा का पूरा आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे इससे आपको 5 Gbps का मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगा। क्योंकि स्पीड क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास 2 चैनल है 320 मेगाहर्ट्ज के, है ना, और बैंडविड्थ जो है मल्टीप्लाई बाय स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इनटू एयर टाइम जो है आपको 5 Gbps का मिले। तो इस तरह से जियो जो है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को यूज करके, क्योंकि इसमें जो है आपका डेडिकेटेड बैंडविड्थ होगा, है ना, और कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा, मोबाइल्स में चलेंगे नहीं, तो आसानी से जो है आप 5 Gbps यूज कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी वाईफाई नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी वाईफाई में क्या होता है, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ में वो कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं UBR, वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं। जब आप उसमें अपना भी लिंक चलाते हो,
तो ये सारे डिवाइसेस उससे इंटरफेयर करके उसकी एफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। इसलिए यूबीआर में मेरे को ज़्यादा कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। और जैसे जैसे वो स्केल में होगा देखिएगा कि उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड वाईफाई विल लीड टू इंटरफेरेंस बिटवीन ईच अदर। अब ये मैनेज जो है वाईफाई है, इसमें कोई दूसरा आदमी आएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज लाइसेंस स्पेक्ट्रम। लाइसेंस स्पेक्ट्रम होने के कारण में आप ये लिंक्स ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लिंक्स। अब ये लिंक में क्योंकि वाईफाई है ये, पर यहाँ पे कंट्रोल्ड वाईफाई है, कोई दूसरा आएगा नहीं, और डायरेक्शनल बीम्स हैं, तो इसलिए अननोन सीपी हैं, इसलिए ये जो है ऑर्डिनरी वाईफाई की तरह काम नहीं करेगा और उसमें वो चैलेंज नहीं आएंगे। बट कुछ तो चैलेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3GPP के अंदर में जो टेक्नोलॉजी डिफाइन हुई है उसके अंदर में आप हायर EIRP कर सकते हैं और बेटर रेंज कर सकते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, बीम को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं। जितना ज्यादा EIRP को हायर लेके जाएंगे उतना ज्यादा आपको EMF का, जो बॉडी के अंदर में हार्मफुल रेडिएशन की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको मिटिगेट करने के लिए ये लोग बीम स्विचिंग करते हैं। बट क्योंकि बीम स्विचिंग करके क्या होता है, आपका एवरेज EIRP इज बिलो द थ्रेशोल्ड, बट इस कारण से उनको हायर रेंज मिलता है। बट वाईफाई में शायद वो बीम स्विचिंग टेक्नोलॉजी शायद नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि वाईफाई इज ए कंटिन्यूअस बीम। इसके अंदर में स्विच, क्योंकि ये दोनों जो बीम होंगे वो डेडिकेटेड होंगे ना, ये दोनों चैनल्स, यहाँ पे कोई स्विच का शायद उनके पास में ऑप्शन नहीं होगा। तो इस कारण से क्या होगा, उनको लोअर EIRP में काम करना पड़ेगा। और एयरटेल का इंटरफेरेंस जो है, एयरटेल के बाजू में जो इंटरफेरेंस को मिटिगेट करने के लिए भी यहाँ पे पावर को कम करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से जो है इनके पावर लेवल्स और बीम स्विचिंग केपेबिलिटी ना होने के कारण, और जरूरत भी नहीं होगी, पावर एक बार कम कर दिया तो आपको बीम स्विचिंग करने की जरूरत नहीं है, तो उसका रेंज जो है शॉर्टर होगा कंपेयर टू ए कन्वेंशनल 3GPP टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो बट ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, बट इसमें यूनिवर्सल 5Gbps सबको नहीं मिलेगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्यों है? क्लीन स्पेक्ट्रम है, वाइड बैंडविड्थ है ना, उसके बाद लोअर कॉस्ट है ना, लोअर कॉस्ट है, प्रीमियम FWP है। तो इस कारण से क्या होगा कि आपका 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को यूज करके आप जो है ये कर सकते हैं। बट इसमें शॉर्टर रेंज मिलेगा, गार्ड बैंड लॉस होगा, लोअर EIRP होगा, स्ट्रिक्ट प्लानिंग रिक्वायर होगा। तो जरूरत नहीं, मतलब मेरे हिसाब से सबको तो 5 गीगाहर्ट्ज नहीं मिलेगा, पर कुछ सिलेक्टेड होम को 5 Gbps नहीं मिलेगा, कुछ सिलेक्टेड होम को 5 Gbps मिल सकता है। तो दोस्तों यही था मेरा प्रेजेंटेशन इस टॉपिक के ऊपर में कि जियो 5 Gbps कैसे प्रोवाइड करेगा और इनका क्या स्ट्रैटेजी होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।